ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। हेलो स्टूडेंट, वेलकम। तो देखिए, आज की क्लास में हम लोग 12th फिजिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन को सीखेंगे। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में इम्पॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं। ठीक, अगर आप बिहार बोर्ड से हैं, इंटर में हैं, इंटरमीडिएट का तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। ठीक, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। ठीक, तो आइए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए ऑब्जेक्टिव को देखते हैं क्या है। देखिए, ऑप्शन नंबर ए में क्या है, प्रकाश तंतु संचार किस घटना पर आधारित है। ठीक, आप चैप्टर पढ़े होंगे, थ्योरी पढ़े होंगे, तो आपको मालूम है प्रकाश तंतु संचार किस घटना पर आधारित हैं। ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, अगर ये चार ऑप्शन आप देख रहे हैं, पहला ऑप्शन क्या है, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, एंड बी ऑप्शन क्या है, बी नंबर में प्रकीर्णन, एंड ऑप्शन सी में विवर्तन है, एंड ऑप्शन डी में क्या है, अपवर्तन है। इस क्वेश्चन का अगर आप आंसर जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक, हमें उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन का आंसर मालूम होंगे क्योंकि आपका एग्ज़ाम आ गया है, सो आप इतना तैयारी कर लिए होंगे। तो देखिए, ऑप्शन ए में देखिए लिए, बी में भी प्रकीर्णन है, एंड ऑप्शन सी में क्या है, विवर्तन है, एंड ऑप्शन डी में क्या है, अपवर्तन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक, याद रखेंगे। प्रकाश तंतु संचार किस घटना पर आधारित हैं, बताइए इसका सिद्धांत क्या है। प्रकाश तंतु संचार का सिद्धांत यानी यह किस घटना पर कार्य करते हैं, किस घटना पर आधारित हैं, याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक, राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, ये हमारे फेसबुक ग्रुप हैं, आप यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। ठीक, आप इस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। आप फेसबुक पे सर्च करें मैथ स्टडी बाय गुलशन शर्मा, बस आप ज्वाइन हो जाएं। ठीक, आप वहाँ से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं आपको कोई भी दिक्कत आए तो। और साथ ही इस ग्रुप में बिहार बोर्ड रिलेटेड न्यू नोटिस प्रोवाइड किए जाते हैं, इसलिए आप इस ग्रुप में भी ऐड हो जाएं। इस ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से फेसबुक ग्रुप पर ऐड हो सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं। नहीं तो आप अपने फेसबुक पर सर्च करें मैथ स्टडी बाय गुलशन शर्मा, सबसे पहले जो ग्रुप आएंगे आप उसमें ज्वाइन हो जाएं। इस ग्रुप में बिहार बोर्ड से जितने भी नए नोटिस, जितने भी न्यू नोटिस अपडेट होते हैं इस ग्रुप में सेंड किए जाते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसा कि हमने कहा आपको कि आपके एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन पढ़िए क्या है, फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होते हैं। ठीक, मतलब क्या समझे हम, आइए अच्छे से क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और समझिए। फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होते हैं, मतलब फ्यूज तार जो बनते हैं वह किस पदार्थ से बनते हैं। तो ऑप्शन ए में क्या है, तांबा, ऑप्शन बी में क्या है, टंगस्टन, एंड ऑप्शन सी में क्या है, लेड टिन मिश्र धातु, एंड ऑप्शन डी में क्या है, नाइक्रोम। तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप पहले से जानते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक, हम जानना चाहेंगे आप कितना तैयारी किए हैं। ठीक, तो आइए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, लेड टिन मिश्र धातु। याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे कि फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होते हैं, किस पदार्थ से बनते हैं, लेड टिन मिश्र धातु से बनते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो गए हैं वो ऑप्शन नंबर सी हो गए हैं। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, क्या होता है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है। ऑप्शन ए में अनंत है, ऑप्शन बी में क्या है, शून्य है, एंड ऑप्शन सी में क्या है, 50,000 ओम है, एंड ऑप्शन डी में क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन का आंसर आप पहले से जानते होंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होके PDF ले सकते हैं। ठीक, एंड ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट देखने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल कर लीजिए। जो चैनल को जो सब्सक्राइब करने जो बगल में जो घंटी आएंगे उस घंटी को प्रेस कीजिए। दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन आएंगे ऑप्शन, उसको आप ऑन कर लीजिए, इनेबल कर लीजिए। ठीक, तो आइए ऑप्शन ए में क्या है, अनंत, शून्य और इसमें 50,000 एंड ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे। आइए फिर से क्वेश्चन समझिए। क्या क्वेश्चन को ध्यान में रखना है, क्या है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, अनंत होता है। याद रखेंगे, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगर आपको ये दिए रहेंगे, अगर यहाँ पर एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध की जगह एक आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध रहता तो याद रखेंगे उसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हमारे शून्य हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, यानी ये वोल्ट मीटर कह रहा है, ए मीटर रहते हैं यहाँ पर तो शून्य हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन यहाँ पर क्या है, वोल्ट मीटर है, तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है बच्चों, अनंत होते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन। आइए पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। आदर्श आमीटर का प्रतिरोध, देखिए जैसे कि हमें अभी अभी आपको बताएं, ठीक, एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध, इंग्लिश में आमीटर कहते हैं, हिंदी में ए मीटर कहते हैं। तो एक ए मीटर का प्रतिरोध क्या होते हैं, शून्य होते हैं। याद रखेंगे, ए मीटर का प्रतिरोध क्या होते हैं, शून्य होते हैं। एंड अगर यहाँ पर आ मीटर की जगह वोल्ट मीटर रहते हैं तब क्या हो जाते हैं, इन्फिनाइट हो जाते हैं, मतलब क्या, अनंत हो जाते हैं। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए हैं, आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहाँ पर आपको जो लिंक मिलेंगे उस लिंक को टच कीजिए, आपके सामने पीडीएफ ओपन होंगे, उस पीडीएफ को आप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिए अपने एग्जाम्स होने तक। ठीक, क्योंकि ये पीडीएफ आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है किसे मापने में। मतलब इन 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन कौन कौन है, विद्युत विभवावत बल, इसको हम EMF कहते हैं। ठीक, शॉर्ट में याद रखेंगे। ऑप्शन बी में क्या है, धारा, जिसको हम धारा I से डिनोट करते हैं। और ऑप्शन सी में क्या है, प्रतिरोध, जिसको हम R से डिनोट करते हैं। एंड ऑप्शन डी में क्या है, आवेश है। तो हम बता दें इसका राइट आंसर आप जानना चाहेंगे, हमें मालूम है आप पहले से जानते होंगे, तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक, तो हीट स्टोन का ब्रिज का व्यवहार किसे मापने में किया जाता है, मतलब इन सभी में से 4 ऑप्शन दिए हैं, इन 4 ऑप्शन में से किसको मापने में हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। प्रतिरोध हो जाएंगे आपका 5 का सी हो जाएंगे। ठीक, याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे कि हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किस में किया जाता है, किसे मापने में किया जाता है, प्रतिरोध मापने में किया जाता है। ठीक, याद रखेंगे। ठीक, क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में इम्पोर्टेंट हैं। हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार मापने में किया जाता है, किसे मापने में किया जाता है, प्रतिरोध मापने में किया जाता है। ठीक, प्रतिरोध को हम R से सूचित करते हैं। तो ये सब आप जानते होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। ठीक, अब किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, कब बढ़ता है, तापमान बढ़ने से बढ़ता है क्या, मतलब देखिए 4 ऑप्शन दिया है। ठीक, अब पूछ रहा है कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। ऑप्शन ए में क्या है, तापमान बढ़ने से विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है क्या, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ने से विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है क्या, लंबाई घटने से क्या विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है चालक का, एंड अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल घटने से चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ताप बढ़ने से विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। ठीक, तो याद रखेंगे किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, कब बढ़ता है, तापमान बढ़ने से, यानी ताप बढ़ने से चालक का विशिष्ट प्रतिरोध भी बढ़ता है। ठीक, याद रखेंगे। ठीक ना, इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखेंगे, आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। इन नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए, क्या है, तापक्रम बढ़ाने, एक सेकंड हम देख रहे हैं यहाँ पर सही से, हाँ, तापक्रम बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो वह है, मतलब क्या, तापक्रम बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो वह है,
वह कौन सा है? अतिचालक है क्या? अर्धचालक है? विद्युत रोधी है? इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा क्या है जिसको कि हम तापमान, अगर तापमान या तापक्रम बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा। कब घटेगा? किसका घटेगा? अतिचालक, अर्धचालक, विद्युत रोधी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो अर्धचालक हो जाएंगे। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक, अर्धचालक। तापक्रम बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो वह कौन सा है? अर्धचालक है। मतलब जब भी तापक्रम बढ़ाया जाए और प्रतिरोध घट जाए तो वह कौन सा है? अर्धचालक है। अर्धचालक का अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? प्रतिरोध घट जाएगा। ठीक, रिपीट कर रहे हैं, फिर से सुनिए। अगर हम अर्धचालक का तापक्रम बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध घटेगा। ठीक, ध्यान में रखेंगे। अर्धचालक का तापक्रम यानी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध भी घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि हमें लग रहे हैं ये क्वेश्चन हम रिपीट किए हैं। तो प्रकाश तंतु संचार किस घटना पर आधारित हैं? तो याद रखेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएंगे? संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक, ऑप्शन नंबर ए राइट। इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्या है? एक वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए 2 समतल दर्पण, यहाँ पे डैश डैश है, कोण झुका कर रखना होता है। मतलब यहाँ पर डैश डैश की जगह यहाँ पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आएंगे? तो सबसे पहले आप क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, मतलब एक ही वस्तु का हम 3 प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे। ठीक, करने के लिए 2 समतल दर्पण को कितने डिग्री कोण पर झुका कर रखना होगा ताकि एक वस्तु का 3 प्रतिबिंब प्राप्त हो जाए। ठीक, तो इसका एक सूत्र होते हैं, वो हम बता रहे हैं। फार्मूले जो होते हैं, फार्मूले क्या होते हैं? 360 डिग्री बटे थीटा -1, ये फार्मूले हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे थीटा की जगह हम क्या रखें? ये थीटा की जगह 4 ऑप्शन दिया है, A B C D दिया है। ठीक, अब थीटा की जगह हम कौन सा ऑप्शन उठा के रखे हैं जो कि यहाँ पे एक वस्तु से 3 प्रतिबिंब प्राप्त हो जाए। ठीक, यहाँ पर अगर हम 60 रखते हैं तो तो यहाँ पे देखिए, कैलकुलेट कीजिए, 3 आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे हैं। अगर हम 90 रखते हैं, यहाँ पे थीटा की जगह 90 रखते हैं, देखिए जैसे यहाँ पर क्या है, 360 डिग्री बटे 90 रख दिए हैं, -1 रख दिया है। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, ये तो हमारा कितना दे गया? ये 4 -1 मतलब 3। देखिए 3 आ गए हैं ना, 3 आ गए हैं। मतलब एक वस्तु के 3 प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 2 समतल दर्पण को 90 डिग्री, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 90 डिग्री कोण झुका कर रखना होता है। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो कौन सा हो जाएंगे? ये ऑप्शन नंबर बी 90। ठीक, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा और आभासी दिखाई देता है या दिखाई पड़ता है? ठीक, क्वेश्चन समझिए फिर से। किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा और आभासी यानी काल्पनिक होता है या दिखाई देता है? तो वह दर्पण कौन सा है? समतल है, उत्तल है, अवतल है, एंड इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे उत्तल हो जाएंगे। ठीक, हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन का आंसर आप पहले से जानते होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, तरंगदैर्घ्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान होता है। ठीक, तरंगदैर्घ्य अगर बढ़ने के साथ साथ अपवर्तनांक का मान क्या होगा? घटेगा, बढ़ेगा, अपवर्तित रहेगा क्या? इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन ए हो जाएंगे। ठीक, घटेंगे, याद रखेंगे, घटता है। ठीक, क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे। क्या है? तरंगदैर्घ्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान क्या होता है? घटता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस जोड़ों के लिए क्रांतिक कोण न्यूनतम होता है? ठीक, इनमें से मतलब क्या? मतलब इन चारों ऑप्शन में से जोड़ों के लिए, देखिए सभी में जोड़ा है, जैसे पानी हवा, कांच पानी, कांच हवा, कांच कांच, ये सब जोड़ा बना हुआ है। तो किन जोड़ों के लिए क्रांतिक कोण न्यूनतम होगा? मतलब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन में क्रांतिक कोण जो होते हैं वो हमारे न्यूनतम देगा? ठीक, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएंगे? इसका राइट आंसर सी हो जाएंगे, कांच हवा, इनमें क्या होंगे? क्रांतिक कोण न्यूनतम होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करती है।
तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा। मतलब जब प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, नहीं बदलेगा, मतलब जैसा है वैसा ही रह जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्वेश्चन समझिए, फिर से पढ़िए, क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन को आप जितना पढ़ें उतना आपके माइंड में सेट होंगे। तो क्या है, प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करती है, मतलब जब प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करती है तो उस समय उसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा, बढ़ता है, घटता है, नहीं बदलता है, यानी अपवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो घटेगा। याद रखेंगे घटेगा। ठीक, प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करती है तो उसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा, घटता है। याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सबसे अधिक उत्तम होता है। ठीक, मतलब इन 4 को ऑप्शन दिए हैं, ये 4 ऑप्शन क्या है, कोई पदार्थ है तार बनाने में सबसे ज़्यादा बेटर, सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा होंगे, नाइक्रोम होंगे, क्या टंगस्टन होंगे, तांबा, मैंगनीज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, तांबा। ठीक, याद रखेंगे, तांबा जो है वो पदार्थ संयोजक, मतलब इसका ये तार बनाने में उत्तम होता है, सबसे अधिक अच्छे होते हैं। ठीक, वैसे तो सभी से तार बनते हैं बट तांबा हमारे लिए बेटर होंगे। तो आज की क्लास में यहाँ तक हम कंप्लीट। ठीक, आगे वीडियो ही लाएंगे आपके एग्ज़ाम्स के लिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। ठीक, एंड अपने दोस्तों को शेयर करें एंड लाइक करना ना भूलें। एंड अगर आप मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो हमने प्लेलिस्ट पे अरेंज कर रखे हैं, सो आप प्लेलिस्ट पे जाके सभी वीडियोज़ देख सकते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए स्पेशल बनाए गए हैं। ठीक, डिस्क्रिप्शन में लिंक देखने को मिल जाएंगे, सो आप वहां से प्लेलिस्ट पे चले जाएं, आप इटरेशन बाय इटरेशन सभी वीडियोज़ देख सकते हैं। आज की क्लास में कंप्लीट यहाँ तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।